हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम करें आज आपके द्वितीय श्रेणी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके का जो पार्ट है, जीके का जो प्रथम प्रश्न पत्र आपके उसका एनालिसिस। और उसमें करने जा रहे हैं आपके फाइनल टेस्ट 4 का एनालिसिस। किसका एनालिसिस करने जा रहे हैं? आज आपका विश्लेषण करने जा रहे हैं, आपके फाइनल टेस्ट 4 का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो आपका अंतिम टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है दोस्तों? आपका अंतिम टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है, नहीं आपको जितना रिवीजन कर सको उतना रिवीजन करना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ पेपर देना है, ये आपका अंतिम टेस्ट है। यह होता आपका 27 अगस्त 2025 को होता। बहुत ही शानदार अच्छे लेवल की क्वेश्चन थे, पूरे सिलेबस का था, पूर्ण संपूर्ण पेपर एनालिसिस यानी एग्जाम से पहले जो एग्जाम माने हम, तो वहाँ से एक क्राइटेरिया के रूप में देखें तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, यानी अच्छे लेवल की प्रश्न पत्र की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम। इसके लिए बहुत ही अच्छे शानदार यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए थे। ऐसा भी नहीं था कि इधर ऐसे बना दिया, नहीं, बहुत ही शानदार अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। फाइनल टेस्ट 4 का आज अपना अंतिम टेस्ट है, तो शुरुआत करते हैं। और अंतिम टेस्ट की शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की वीडियो जो आगे की आप जो आपकी एग्जाम है जुलाई के अंदर, जो नेक्स्ट एग्जाम की बात करें जुलाई के अंदर, उसकी हम अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। जैसे आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम के 4 या 5 दिन बाद में आपको उसको टारगेट लेकर एक अच्छे से एमसीक्यू बैच करेंगे। हम आराम से एमसीक्यू की क्लासेस लेंगे, अच्छे से अच्छे जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू बैच है, उसके माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, टॉपिक को कवर करेंगे, विथ आपको टेस्ट भी लेंगे, आपको टेलीग्राम पर क्यूज के माध्यम से क्यूज भी शुरुआत करेंगे। अच्छे ने अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, ताकि हम एक टारगेट लेके चलेंगे, जैसे कि अपना सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड को टारगेट लेके चलेंगे, तभी अपना सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको सामने आपकी वैकेंसी है, इसको देने के बाद, ठीक है, अभी तो आप मोटिवेट रहिए, आराम से अपना पेपर निकालिए, चाहे पोस्ट कम हो ज़्यादा हो। आपको ये सोचना है कि मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, चाहे पोस्ट 5 भी हो तो भी ये सोचो कि मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट लेनी है, तभी आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फाइनल टेस्ट 4 की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था पहला भी। देखिए क्या था आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो कथनों पर विचार करते हैं तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को, जो आपका वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंग के रूप में चालू किया गया था। बिल्कुल सत्य कथन है। जो आपके वर्षा आधारित जो क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है, इसको 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंग के रूप में चालू किया गया था। बिल्कुल राइट कथन है। 2021-22 में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को देखो 2014-15 से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, किसके रूप में? राष्ट्रीय कृषि मिशन के अंग के रूप में। 2021-22 में वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया। बिल्कुल राइट। देखो पहले किसके रूप में किया गया था? आपके अंग के रूप में, कि ये आपके राष्ट्रीय जो कृषि सतत कृषि मिशन है, इसका एक अंग है। कौन सा? आपका वर्षा आधारित विकास कार्यक्रम। 2014-15 में जब शुरू हुआ था तब एक अंग था, लेकिन 2021-22 में इसको क्या कर दिया गया? इस योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया। मतलब इस योजना के तहत ही इसमें मिला दिया गया। कौन सी योजना के अंदर? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ 2021-22 में। तो सही कोट की बात करें तो दोनों कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है केवल ए सत्य नहीं, दूसरा दे रखा है आपका केवल बी सत्य नहीं, तीसरा दे रखा है आपका ए और बी दोनों सत्य नहीं है, तो गलत। ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है आपका? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कौन सी आपकी प्रधानमंत्री आपकी फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करने से पहले हम देखते हैं आपका प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है, इसकी डेट पूछी जाती है। ठीक है, डेट पूछी जाती है, कब शुरू हुई थी, आपकी शुरुआत कब हुई थी इस फसल बीमा योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी बात करें 18 फरवरी 2016 को। कब हुई थी आपकी? 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को आपकी कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके साथ ही हमें इसके विकल्प दे रखे हो, उनको पढ़ते देखो। पहला विकल्प क्या दे रखा है आपका? ये नामांकन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना है। बिल्कुल, ये नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी योजना नहीं है आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। ये प्रीमियम मामले में दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी दोनों कथन है, दोनों कथन आपके सत्य नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो सही कोट की बात करें तो ए न तो ए सत्य है न बी सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखिए तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 को। ठीक है, इसके नामांकन मामले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना नहीं है, आपको गलत है। प्रीमियम के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी योजना नहीं है, ये भी आपका गलत कथन है। प्रीमियम राशि की बात करते हैं। यहाँ पर देखो रबी की फसल की कितनी है, खरीफ की फसल के लिए कितनी है, उद्यानिकी की फसल के लिए कितनी है, वो आपको ये पूछी जाती है। देखो खरीफ की फसल हो आपकी, तो खरीफ की फसल आपकी, तो खरीफ की फसल में प्रीमियम राशि कितनी है आपकी? 2%। कितनी आपकी?
2%। वही हम रबी की बात करें तो रबी कितनी है आपकी, रबी की बात करें तो 1.5% है। वही यदि हम बात करें आपकी उद्यानिकी, ठीक है, उद्यानिकी की बात करें तो उद्यानिकी में कितनी परसेंट की प्रीमियम राशि आपकी 5% है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। यहाँ पर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। 18 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं बात करें आपकी प्रीमियम राशि की बात करें तो खरीफ में 2%, ठीक है, रबी में 1.5% और उद्यानिकी में 5%, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो जो खतन दे रखे हैं वो दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, देखो, नीति आयोग का संभावित सेवा उपक्षेत्रों की पहचान जीवीए, निर्यात तथा रोजगार डेटा से अंतर्दृष्टि विषय पर जारी वर्किंग पेपर में उच्च निर्यात, उच्च जीवीए तथा कम रोजगार हिस्सेदारी की विशेषता वाली श्रेणी कौन सी है? बचाव, परिवर्तन, तेजी लाना, अप्रयुक्त रहना। यानी जो आपकी नीति आयोग की 4 श्रेणियों में बटा गया है, तो 4 श्रेणियों में कौन सी है जो आपकी कम रोजगार हिस्सेदारी की विशेषता वाली श्रेणी कौन सी है, ये हमें बताना था इसके अंदर। तो वो है आपका बचाव। कौन सी हो जाएगी आपकी? बचाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चारों श्रेणियों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये चारों श्रेणियाँ आपको याद होनी चाहिए। या तो ये पूछ लिया जाएगा कौन सी श्रेणी नहीं है, जैसा कि हमने पिछले फाइनल टेस्ट में किया था, कौन सा नहीं है, कौन सी श्रेणी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर चारों श्रेणियाँ दे देगी, तो इसी आसपास के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये 4 श्रेणियाँ भी आपको याद होनी चाहिए और यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में, तो राज्य विधानमंडल की बात करें सबसे पहले तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? उल्लेख की बात करें तो उल्लेख आपका अनुच्छेद 168 के अंदर। राज्य विधानमंडल का उल्लेख इसमें आपके अनुच्छेद 168 के तहत आपके विधानमंडल का गठन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का प्रावधान दे रखा है। तो सदस्यों का कार्यकाल कौन से में आपका? सदस्यों की योग्यता, सदस्यों को शपथ, सदस्यों की अयोग्यता है। तो सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सदस्यों कार्यकाल। तो सदस्यों कार्यकाल आपके अनुच्छेद 172 के अंदर, किसमें आपके? अनुच्छेद 172 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। तो पहले देखो ऑप्शन नंबर 4 किसमें आपके? 2 ऑप्शनों में है। कौन से में आपके? पहले में, तीसरे में। दूसरा और चौथा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सदस्यों की योग्यताओं की बात करें, सदस्यों की योग्यताओं की बात करें दोस्तों, तो योग्यता कौन सी हो जाएगी आपकी? योग्यता हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 173 के अंदर। किसमें आपके? अनुच्छेद 173 के अंदर 3 होगा, यानी 4 के बाद 3 होगा, तो दोनों में 3 है। सदस्यों को शपथ आपके अनुच्छेद 188 के तहत दी जाती है, यानी 1 होगा, सी में 1 होगा, इसमें देखो 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदस्यों की अयोग्यता का कौन सी हो जाएगा? अनुच्छेद 191 के अंदर हो जाएगा। सदस्यों की अयोग्यता कौन सी हो जाएगी आपकी? अनुच्छेद 191 के अंदर हो जाएगी, ठीक है। कार्यकाल की बात करें अनुच्छेद 172 में, तो पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है आपका। पहली बैठक से कितने वर्ष का होता है आपका? 5 वर्ष तक कार्यकाल निर्धारित किया गया, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से पहले भी भंग कर सकता है, अनुच्छेद 176 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके लिए बात करें आपके शपथ, शपथ कौन दिलाता है आपका? राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है आपका? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत, यानी अनुसूची 3 के तहत आपकी जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या पूरे शपथ लेते हैं, ठीक है। 3 व्यक्तियों को छोड़कर, कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर सभी शपथ किसके तहत लेते हैं? आपके अनुसूची 3 के तहत शपथ लेते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। संहिता जो आपकी बात करें सदस्यों की योग्यता आपके अनुच्छेद 173 है, ठीक है। वही बात करें हम आपको सदस्यों की अयोग्यता है, अनुच्छेद 191 के अंदर है। योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं के बारे में बताना चाहूँ आपको, तो जैसे आपकी सदस्य की योग्यता है अनुच्छेद 173 के अंदर, तो अनुच्छेद 173 में जैसे आपकी योग्यता है, जैसे आपका भारत का नागरिक हो, ठीक है, ये तो आपको पता होनी चाहिए, भारत का नागरिक। इसके साथ साथ आपका विधानसभा के लिए 25 वर्ष, देखो दोनों पूछा जाता है कि विधानसभा में कितनी आयु चाहिए आपकी? विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, और यदि आपका विधान परिषद है किसी राज्य के अंदर, जैसे राजस्थान में तो नहीं है, विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में कितनी चाहिए आपकी? 30 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल को फिर 35 वर्ष। इस प्रकार से आयु को विभाजित किया गया है। अयोग्यताओं की बात करें, जैसे यदि भारत का नागरिक न हो, कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, मानसिक विकृति चित्त न हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो, ठीक है, वे समस्त अयोग्यता जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। अयोग्यताओं का जो निर्धारण है वो कौन करती है? आपकी संसद विधि बनाकर करती है। संसद विधि बनाकर अयोग्यताओं का निर्धारण करती है, अयोग्यताओं का निर्धारण करती है,
ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। 5 क्या आपका, यहाँ पर देखो फिर से राज्य विधानमंडल का क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करते हैं। चलो, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सत्य है। सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर ही होता है, तो बिल्कुल सत्य है। इनका निर्वाचन फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम खुली मतदान द्वारा, देखो हम कर चुके हैं इसको, गुप्त मतदान द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा। अभी देखो निर्वाचन आयोग से आपकी फुटेज वगैरह सब मांगी जा रही है, वीडियोग्राफी मांगी जा रही है, यानी गुप्त रख रहा है वो निर्वाचन आयोग, गुप्त रख रहा है। राहुल गांधी द्वारा मांग है कि मुझे वीडियो कॉपी दो, चुनाव में धांधली हो रही है, ठीक है, तो वोट चुराए जा रहे हैं, तो ये अपने भी मुद्दे चर्चा के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर जो चर्चा के मुद्दे हैं ना, तो वहाँ पर आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गुप्त मतदान प्रणाली होती है, यानी किसी की भी फोटो वगैरह जारी नहीं की जाती। ठीक है, अपना वोट अपना अधिकार सबको है। ठीक है, वो खुद को ही पता होता है कि उसने किसको वोट दिया, बाकी किसी को पता नहीं होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। खुली मत प्रणाली नहीं होती, आपकी गुप्त मतदान प्रणाली होती है। उपरोक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, तो केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत कब हुई देश के अंदर, वो हमें बतानी है। 1 अप्रैल 1953 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 26 जनवरी 1975 को, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, खांसी हुई थी आपकी बगदरी नागौर से। बगदरी गांव अपना कहाँ पर पड़ता है आपका, नागौर। नागौर का ये कहाँ पर आपका, राजस्थान के अंदर। तो देश में पहली पंचायती राज की शुरुआत हुई थी त्रिस्तरीय प्रणाली की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान में हुई थी। कहाँ से आपके 2 अक्टूबर 1959 को, बगदरी नागौर से। इसका उद्घाटन किसने किया था आपके, जवाहरलाल नेहरू ने, JLN। उस समय राजस्थान के CM कौन थे, CM थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है आपका, आधुनिक राजस्थान का निर्माता। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे बोला जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को। इसके साथ साथ ही आपकी सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, इनके साथ साथ आपका प्रथम राष्ट्रपति शासन, प्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। क्यों लगा था कि चौथी विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था इनके पास। उसी समय आपकी बात करें, राज्यपाल कौन थे आपके, वो थे आपके संपूर्णानंद। पंचायती राज के समय संपूर्णानंद थे। ठीक है, तो ये आपका बगदरी नागौर से हुआ था, राजस्थान में आपकी शुरुआत हुई थी त्रिस्तरीय। इस किस समिति की सिफारिश पर, समिति पूछ ले आपको, तो बलवंत सिंह समिति, बलवंत सिंह मेहता समिति की सिफारिश, मेहता समिति की सिफारिश पर याद होना चाहिए आपको सभी। कौन कौन सी आपकी देखो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर था आपका जिला परिषद। त्रिस्तरीय आपकी लागू हुई थी। ठीक है, वही बात करें आपके 24 अप्रैल 1993 दे रखा है। 24 अप्रैल 1993 को आपको क्या बनाया जाता है, आपका पंचायती राज दिवस, क्योंकि आपका पंचायती राज संशोधन यानी 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत। ठीक है, और राजस्थान में यह पंचायती राज अधिनियम बना था आपके 23 अप्रैल 1994 को। 1 साल का वक्त दिया गया था राज्य को। ठीक है, और राज्य ने अपने अपने पंचायती राज बोर्ड का गठन किया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और आपके अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 243 A और वही बात करें भाग 9, संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया। सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। देखो, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव की बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है? सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सचिव। देखो, मुख्य सचिव की पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो CM करता है। ठीक है,
मुख्य सचिव की नियुक्ति सीएम करता है और मुख्य सचिव त्यागपत्र भी किसको देता है? आपका सीएम को देता है, यानी मुख्यमंत्री को देता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान पूछा जाएगा आपको कि वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान मुख्य सचिव राजस्थान की, तो वो है आपके सुधांशु पंत। कौन? आपके सुधांशु पंत, ठीक है। वहीं पूछा जाएगा आपकी प्रथम महिला मुख्य सचिव, तो प्रथम महिला कौन थी? आपकी कुशल सिंह। और द्वितीय कौन आपकी? द्वितीय थी आपकी उषा शर्मा। दोनों की दोनों किसके काल में बनी थी? अशोक गहलोत के काल में। किसके काल में बनी थी? आपकी अशोक गहलोत के काल में। वहीं पूछा जाता है इनका कार्यवाहक मुख्य सचिव। प्रथम पूछा जाता है, प्रथम कौन थे? एल जोशी। सॉरी, कार्यवाहक नहीं, आपके प्रथम मुख्य सचिव पूछा जाता है। प्रथम मुख्य सचिव याद कर लेना, ठीक है। प्रथम पूछा जाता है आपका प्रथम मुख्य सचिव। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? आपके के राधाकृष्णन। कौन थे? आपके के राधाकृष्णन, जो आपके राजस्थान केंद्र से नहीं थे, ठीक है। ये तो ये पूछा जाता है। फिर दूसरा पूछा जाता है आपके कि राजस्थान केंद्र के प्रथम, ये पूछा जाता है, तो वो आएगा आपका भगत सिंह मेहता। कौन सा आएगा? आपका BS मेहता। भगत सिंह मेहता आ सकता है ऑप्शन में, या आ सकता है आपका BS मेहता। काफ़ी बार एग्जाम में है, ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट अल्पसंख्यक मुख्य सचिव कौन बने भाई? बताओ भाई, आपको पता है कि आपका फर्स्ट अल्पसंख्यक कौन बने? आपके सलाउद्दीन अहमद, ठीक है। वही पूछा जाता है आपकी एससी के पूछ लिया जाता है। एससी का कौन बना? आपकी एससी के बने आपके निरंजन कुमार आर्य, बार बार पूछ लिया जाता है। एसटी की बात करूं, एसटी कौन बने? आपके ओम प्रकाश मीणा। प्रथम ओम प्रकाश मीणा। ये थे जो सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। हमें क्या पूछा है कि आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन आ गया? आपके भगत सिंह मेहता हो गए। कौन आ गया? आपके भगत सिंह मेहता, ठीक है। भगत सिंह मेहता आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले हो गए, ठीक है। वही आपको देखो RD थापर दे रखा है, ये कौन सा हो जाए? आपके न्यूनतम कार्यकाल वाले। वही के राधाकृष्णन है, वो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। राजस्थान के प्रथम, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। मोहन मुखर्जी की बात करें तो ये आपके मुख्य सचिव, तो जो सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष, सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन है? बने थे आपके मोहन मुखर्जी। 1969 में थी आपकी। कब? आपकी 1969। क्वेश्चन आएगा कि वह मुख्य सचिव जो आपके सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे, तो आपके मोहन मुखर्जी काफी बार पूछा जा चुका है। वही वह मुख्य सचिव जो आपके प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष रहे। प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष, वह मुख्य सचिव, ये भी पूछा जाता है आपका, जो प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष रहे। प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष रहे, वो कौन है आपके दोस्त? वो कौन रहे थे? आपके गोपाल कृष्ण बनोत। 1992 में गोपाल कृष्ण बनोत, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब हुई थी आपकी जो आपकी प्रशासनिक सुधार समिति अध्यक्ष? कब बने थे? आपकी 1992 के अंदर, ठीक है। ये फैक्ट क्वेश्चन आपको सीधे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो मुख्य सचिव होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? आपके मुख्य सचिव के पास होती है, ठीक है। ये यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसके अलावा पूछेगा क्रम, ठीक है। जैसे आपके सुधांशु पंत है वर्तमान, सुधांशु पंत के पहले उषा शर्मा थी। कौन थी? आपकी उषा शर्मा, ठीक है। इनके पहले कौन थे? आपके निरंजन आर्य थे, ठीक है। इनके पहले कौन थे? ठीक है। ये 4 क्रम याद रखना, लास्ट वाला 4 का क्रम याद जरूर कर लेना, पक्का 4 का क्रम याद कर लेना। इसके अलावा आपके मुख्य सचिव से क्वेश्चन बनेगा जो आपके
प्रशासनिक नेतृत्व है वहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा, जैसे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वहाँ से बन सकता है। या बन सकता है आपका जो राजनीतिक मुख्य सचिव है जैसे मुख्यमंत्री वगैरह, वो ठीक है 2 प्रकार से बन सकते हैं। तो यहाँ से इनके अलावा यहाँ से मुख्य सचिव से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये जैसे हम पहले से क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। देखो राज्यपाल की बात करते हैं तो सर्वप्रथम राज्यपाल की बात करते हैं हम, ठीक है। राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया आपका, कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया आपका, कनाडा से लिया गया। ये क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर पूछा है हमें संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो देखो अनुच्छेद दे रखा है आपके अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 158 के तहत ही आपकी जो राज्यपाल की उपलब्धि है भत्ते उसकी पदावधि के दौरान जितने वर्ष वो रहता है, मान लीजिए आपका 5 वर्ष रहता है, तो 5 वर्ष तक आपके उनके भत्ते और जो पदावधि है इसके दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पद हेतु शर्तें हैं आपके अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 सीधा पूछा जाए तो अनुच्छेद 158 की आपकी शर्तें हैं, ठीक है। शर्तें कौन सी में आपके अनुच्छेद 158 के अंदर है, सीधा सीधा पूछा ले जाता है, ठीक है। और इसमें आपका उल्लेख है राज्यपाल शब्दित अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो देखो अनुच्छेद 153 पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल, ठीक है। अनुच्छेद 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 जो मोस्ट पूछ जाती है मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 154 में क्या आपकी बताओ भाई आपका कार्यपालिक शक्तियाँ, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, रिवीजन होना चाहिए आपका बेस, ठीक है। अनुच्छेद 155 में बात करें, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति करता है राज्यपाल की कौन, आपका राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्त, आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किनकी, राज्यपाल की। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 156 पूछे आपको कि अनुच्छेद 156 में क्या है, तो अनुच्छेद 156 में आपके कार्यकाल है, ठीक है। कार्यकाल है जो बार बार आपकी पद पर पूछा जाता है। पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है, वैसे राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत बना रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 157 की बात करें, अनुच्छेद 157 क्या आपकी अर्हताएँ हैं यानी योग्यताएँ हैं। अनुच्छेद 157 में क्या आपकी अर्हता आ सकता है आपको या योग्यताएँ पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष और भारत का नागरिक, ठीक है। अनुच्छेद 158 की बात करें तो अनुच्छेद 158 में शर्तें हैं, ठीक है। शर्तें आ सकती है, नियरताएं आ सकती है। क्या आ सकती है आपकी नियरताएं, ठीक है। अन्य पद पर धारण नहीं हो सकता, कोई लाभ के पद पर धारण नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आपके भत्ते वगैरह है वो सारे आते हैं इसके अंदर, ठीक है। और राज्यपाल का जो भत्ता है यानी जो वेतन है वो किस पर निर्धारित होता है आपका, राज्य की संचित निधि पर निर्धारित होता है। किस पर, आपके राज्य की संचित निधि पर, संचित निधि पर भारित होता है, ठीक है। वर्तमान कितना आपका 3,50,000 रुपये, 50,000 है, ठीक है। याद कर लेना, सैलरी पूछी जा सकती है। फिर अनुच्छेद 159 पूछा जाता है, अनुच्छेद 159 पूछा जाता है, उसमें क्या आपकी शपथ है। और अनुच्छेद 160 की बात करें, अनुच्छेद 160 में क्या आपका आकस्मिक रिक्ति, अचानक पद रिक्त हो जाए उसके बारे में, ठीक है। ये रिक्ति, तो ये तो आपके अनुच्छेद 153 से लेकर 160 तक आपको याद होनी चाहिए, जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपको, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 58 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा एक सविवेकीय शक्ति और याद कर लेना, सविवेकीय शक्ति, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है आपका, सविवेकीय शक्तियाँ। तो राज्यपाल की सविवेकीय शक्ति किसमें आपके अनुच्छेद 163 के अंदर, किसमें आपकी अनुच्छेद 163 के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एक आपका पूछा जाता है आकस्मिक निधि, एक आकस्मिक निधि वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आकस्मिक निधि सीधा अनुच्छेद पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद आपका 267 याद कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए मैं सभी बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको भी रिविजन हो जाए फटाफट। इसके अलावा एक अभिभाषण वाला पूछा जाता है, संदेश और अभिभाषण। संदेश भेजता आपका अनुच्छेद 175 के तहत, और अभिभाषण का उल्लेख भी अनुच्छेद 175 में है, लेकिन अभिभाषण देता किसके अनुसार है,
अभिभाषण देता आपका अनुच्छेद 176 के तहत। और इसके साथ ही आपके 17 अवसान करता आपका अनुच्छेद 176। वैसे ये आपके विधानमंडल से संबंधित कुछ अनुच्छेद आगे, राज्यपाल से संबंधित आपके अनुच्छेद 160 तक ही है, बाकी आपके विधान 163 तक। ठीक है, फिर आपके विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 174 में आपके 17 अवसान वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ने निम्नलिखित किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया नहीं किया। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मार्शल ओपी मेहरा जो आपके राज्यपाल थे, कौन थे आपके राज्यपाल, ठीक है, जो आपके एक एयर मार्शल भी थे, उन्होंने किस मुख्यमंत्री के साथ कार्य नहीं किया। जगन्नाथ फाड़िया, शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए आपका जगन्नाथ फाड़िया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवचरण माथुर भी आपको याद होना चाहिए। हीरालाल देवपुरा आपका न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री वाले सीएम बार बार पूछा जाता है। हरिदेव जोशी आपकी लगातार 10वीं विधानसभाओं जीतने वाली, लगातार 10 विधानसभाओं जीतने वाले, यानी एक बार भी नहीं आ रहे, यानी मृत्यु तक इन्होंने जीती हासिल की थी। ठीक है, वहीं बात करें आपकी असम का राज्यपाल पद छोड़कर, असम का राज्यपाल पद छोड़कर राजस्थान के सीएम बने, राजस्थान के सीएम बने। शिवचरण माथुर की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी कि असम के राज्यपाल बने, असम के राज्यपाल, ये भी आपके असम के राज्यपाल बने थे आपके सीएम की बात। इसके अलावा आपके प्रशासनिक सुधार आयोग की राजस्थान था आपका राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या बने आपके अध्यक्ष बने। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, इस्तीफा दिया था आपका जो डी गोलीबारी में हुई थी, आपकी डी गोलीबारी, जहाँ मान सिंह मारे गए थे। ठीक है, मान सिंह की मृत्यु हो गई थी, डी के विधायक थे मान सिंह मृत्यु, यानी वहाँ के महाराजा भी थे। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं बात करें आपके जगन्नाथ फाड़िया की बात करें तो ये आपके एकमात्र दलित मुख्यमंत्री है, काफ़ी बार पूछा जाता है, एकमात्र दलित मुख्यमंत्री, दलित सीएम है अपने राजस्थान के। ठीक है, इसके साथ आपके बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रहे, ठीक, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वहीं आपके हीरालाल देवपुरा मैंने बता दिया न्यूनतम कार्यकाल के वाले सीएम रहे। ठीक है, इसके साथ साथ आपके राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, पूछा जाता है बार बार। ठीक है, एकमात्र राष्ट्र जो मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हैं विधानसभा का सामना कभी भी नहीं किया। मुख्यमंत्री यानी सीएम पद के दौरान कभी भी विधानसभा नहीं गए, विधानसभा का सामना नहीं किया। क्यों नहीं किया, 16 दिन की सरकार बनी थी, सामना नहीं किया। 16 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, कितने दिन के आपके 16 दिन के। तो क्या करेंगे 16 दिन में, खुशी में बिता दी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कि विधानसभा का सामना नहीं किया। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने एक बार भी विधानसभा का सामना नहीं किया, तो हीरालाल देवपुरा। ठीक है, राज्य जो आपके दूसरे राज्य वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष भी रहते हैं, दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं, मुझे याद आ जाता है, वो सभी बता देता हूँ मैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो बार बार पूछे गए हैं वो सभी याद होते हैं, वो सभी मैं बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन होना चाहिए। लास्ट टाइम का एक ही मकसद होना चाहिए कि रिवीजन हो हमें। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान लोक सेवा आयोग, देखो आरपीसी की बात करें को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ सरकारी पोर्टल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है। ठीक है, इससे भी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार सम्मानित किया गया था अपने आरपीसी को 2012, 2013, 2018, 2016। तो 10 में राइट आंसर क्या जाए आपका 2013 के अंदर। ठीक है, 2013 तक अच्छी थी, फिर भ्रष्टाचार बढ़ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आरपीसी आपको याद करवाना चाहूँ कि आरपीसी की बात करें तो आरपीसी की बात करें तो आपके संविधान की बात करें तो संविधान के भाग 14 में उल्लेख है। संविधान कौन से में आपके भाग 14 में उल्लेख है। अनुच्छेद पूछे आपको, अनुच्छेद कभी पूछे तो अनुच्छेद आपको 315 से 323 सभी याद होनी चाहिए क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, वही बात करें आपके आयोग का जो अध्यादेश है, अध्यादेश कब आया था आपका, अध्यादेश पूछा जाए तो अध्यादेश आया था आपका 16 अगस्त 1949 को, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश आया था। ठीक है, प्रकाशन कब होता है इसका,
प्रकाशन हुआ था आपका 20 अगस्त 1949 को। तीनों डेटें पूछी जाती हैं। वही बात करें आपके सदस्यों की नियुक्ति के तहत है, ठीक है, मतलब नियुक्ति के तहत अधिसूचना जारी कब हुई थी आपकी? अधिसूचना आ सकता है आपका, मतलब अपना कार्य संचालन कब से प्रारंभ किया था इसने? तो वो क्या था 22 दिसंबर 1949 को, 22 दिसंबर 1949 को। ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें आपकी, पहले इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था? इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय था आपका जयपुर। फिर कौन सी समिति की सिफारिश पर अजमेर स्थानांतरित किया? समिति आई थी आपकी सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर सन 1957 में इन्होंने सन 1957 में रिक्वेस्ट की थी और मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया आपका? अजमेर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आरपीएससी के बारे में क्या पूछा जाएगा? इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, वर्तमान अध्यक्ष या इसके कार्य के बारे में पूछा जाता है, जो आपके अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अपना वेतन आपके राज्यपाल को देता है अनुच्छेद 323 के तहत, वो भी याद कर लेना। तो वर्तमान की बात करें, वो कौन आपके? रंजन साहू है। कौन आपके? उत्कल रंजन साहू, UR साहू लिख देता हूँ मैं, UR साहू, ताकि शॉर्ट पड़ जाए आपको भी। UR साहू, उत्कल रंजन साहू, ठीक है। प्रथम कौन थे दोस्त? प्रथम पूछा जाता है आपका, तो प्रथम कौन थे आपके? SK घोष। कौन थे आपके? SK घोष, ठीक है। वही बात करें वर्तमान सचिव, वर्तमान सचिव की बात करें तो आपने देखा होगा अभी रिजल्ट आ रहे, तो उनमें आ रहा है आपका रामनिवास मेहता। कौन आपके? रामनिवास मेहता, रामनिवास मेहता का नाम आपने सुना होगा। प्रथम कौन थे आपके? प्रथम सचिव कौन थे आपके? प्रथम सचिव की बात करें तो प्रथम सचिव कौन थे आपके? वो थे आपके श्याम सुंदर शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है, सीधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे लंबी अवधि बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, तो वो कौन थे दोस्त? सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे आपके DS तिवारी, DS तिवारी थे। कौन थे आपके? DS तिवारी थे, ठीक है। वही बात करें हम न्यूनतम कार्यकाल वाले, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कौन थे आपके? BL राउत, BL राउत। काफ़ी बार पूछा जाता है कि न्यूनतम आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन है? BL राउत। इसके अलावा बात करें आपकी, कौन सा पूछा जाएगा का? प्रथम कार्यवाहक। जो प्रथम कार्यवाहक बार बार पूछा जाता है, अब तक 8 हो चुके हैं। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष फर्स्ट, वो कौन थे आपके? LL जोशी। कौन थे आपके? LL जोशी। अभी आपके उत्कल रंजन साहू के पहले भी कौन थे आपके? कौन थे भाई? कैलाश चंद्र मीणा थे। वो कौन थे आपके? कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ठीक है। महिला के बारे में पूछा जाता है एक, अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, लेकिन महिलाओं की बात करें तो 7 महिला सदस्य बन चुकी हैं, 7 महिला सदस्य बन चुकी है, जिनमें आपकी कांता खतुरिया और दूसरी कमला मील। फर्स्ट कौन थी आपकी? कांता। सेकंड कौन थी आपकी? कमला। इनका ये भी पूछा जाता है कि दूसरी कौन सी बनी, फर्स्ट कौन सी बनी, ठीक है। कांता और कमला दोनों याद कर लेना। और अब तक 7 बन चुकी है, ठीक है। और 2 आपकी कांता और प्रकाशवती ऐसी थी जो आपकी यूपीएससी की सदस्य बनी, यूपीएससी की सदस्य भी बनी। और ये कांता खतुरिया आपकी राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी, ठीक। कांता खतुरिया कौन थी आपकी? राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही थी। तो सारे क्वेश्चन अब मैंने करवा दिए, लेकिन यहाँ पर जितना रिपीट हो सके उतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आज काफ़ी कम क्वेश्चन किए मुझे ऐसा लग रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो देखो आपके अनुच्छेद 164 के तहत राज्य का मुख्यमंत्री होता है मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त या पदेन। तो क्या होता है आपका? नियुक्त होता है, ठीक है। किसके द्वारा? आपके राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्यमंत्री के संबंधित ही आपकी, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बार बार पूछा जाता है। कर्तव्य आपके अनुच्छेद 167, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री का चयन कीजिए जिनकी मृत्यु राजस्थान राज्यसभा के सदस्य रहते हुए हुई। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो टीकाराम पालीवाल ऐसे हैं जो प्रथम निर्वाचित CM आपके, प्रथम निर्वाचित CM। इसके साथ साथ आपके प्रथम कौन? आपके प्रथम आपके उप मुख्यमंत्री भी। कौन? आपके उप मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनकी सरकार को काम चलाओ सरकार भी बोलते हैं। कौन सी सरकार बोलती है? आपके काम चलाओ सरकार। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, प्रथम अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध आया? आपके टीकाराम पालीवाल के। किनके विरुद्ध आया? आपके टीकाराम
पालीवाल के विरुद्ध आया। ठीक है, और आपके लोकसभा सदस्य भी रहते आपके टीकाराम पालीवाल। इसके साथ पूछा जाता है आपकी संतानम समिति के सदस्य, जो आपकी संतानम समिति थी उस समिति के सदस्य कौन रहते हैं आपके टीकाराम पालीवाल। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास एक बात ऐसे थे आपके जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, राज्यसभा पर सदस्य रहते हुए मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय नारायण व्यास को जानते हो आप, कौन थे आपके मनोनीत और निर्वाचित एकमात्र मुख्यमंत्री। मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे आपके जय नारायण व्यास। ठीक है, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा बात करें जय नारायण व्यास की, तो ये आपकी बात करें पहले चुनाव हार गए थे, ये भी आपको पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात देखो बरतुल्ला खान। बरतुल्ला खान भी आपके राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक आपके एकमात्र अल्पसंख्यक, तो ये भी पूछा जा सकता है। राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री आ सकता है, या आपके अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री भी आ सकता है। ठीक है, तिजारा विधानसभा के थे और पद पर रहते हुए मृत्यु वाले मुख्यमंत्री कौन है आपके बरतुल्ला खान। जगन्नाथ पाड़े हमने अभी देखा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो जनवरी 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष 2 सदस्यों का प्रावधान है, बिल्कुल राइट। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अवधि और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है वो सही है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष जो आपके न्यायमूर्ति है गंगाराम मूलचंदानी, बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाएगा आपका सीधा कि वर्तमान राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपके गंगाराम मूलचंदानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका दोस्त। 14 आपका देखो भारतीय संविधान के वर्णित मूल कर्तव्य। देखो मूल कर्तव्य की बात करें तो आपके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपके 51 के अंदर है। वही बात करें मूल कर्तव्य की बात करें तो आपके संविधान के भाग 4 के अंदर है। संविधान के भाग 4 के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। कौन सी समिति थी आपकी, समिति पूछी जाती है आपकी, समिति थी आपकी सरदार शरण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे आपके 10 मूल कर्तव्य? आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर इंदिरा गांधी के समय तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर, वो भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं हम, देखो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के संदर्भ में कथन पूछा। ये मूल कर्तव्य सभी भारतवासियों के लिए, ठीक है, मूल कर्तव्य सभी भारतवासियों के लिए नहीं, सभी के लिए, भारतवासियों के लिए अलाउ नहीं है, आपके सभी किसी भी देश का नागरिक हो उसके लिए भी लागू है। मूल कर्तव्य की बात करें तो हम, तो यहाँ पर देखो सभी भारतवासियों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए नहीं, सभी के लिए, ये तो गलत हो सकता है आपका, देख लेंगे अभी ऑप्शन। 42 संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, बिल्कुल राइट, ये देखो मैंने बता दिया, सरदार शरण सिंह समिति थी आपकी, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42 संविधान संशोधन 1976 के अंदर, ठीक है, तो बिल्कुल राइट है, ये आपका सत्य है। 11वां मूल कर्तव्य 86 संविधान संशोधन 2006 में नहीं था, आपका 2002 के अंदर था, ठीक है, किस संबंधित था आपका, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, शिक्षा से संबंधित, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से सही कथन की बात करें तो केवल 20 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है, तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। ये भाई 11 के 11 याद कर लेना, 11 के 11 याद कर लेना, इनका क्रम भी पूछा जाता है, जैसे 51 के 1, 51 के 2 से 51 के 51 ख, ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्रम। जैसे D फॉर डिफेंस, तो डिफेंस यानी रक्षा के लिए, B फॉर बापू यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन का सम्मान करे, इक्वलिटी समानता, E फॉर इक्वलिटी, इस प्रकार से सभी याद कर लेना। नो फॉर नो, मैं 51 नो की बात करें, नो यानी सार्वजनिक संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, सभी याद होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको एक क्रम से ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही अभी, नहीं तो मैं बता देता यहाँ पर, तो आप सभी उस ट्रिक को याद कर सकते हो, उस ट्रिक के माध्यम से आप बना सकते हो, मैं आराम से टेलीग्राम पर डाल दूंगा वो, तो उसको देख लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 51 क में क्या है, 51 ख के अंदर क्या है आपका, 51 डी के अंदर कौन सा है आपका, 51 आई के अंदर कौन सा है, ठीक है, तो सभी पूछे जाते हैं।
15 देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण से संबंधित नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो चुनाव प्रणाली आपकी, तो वो कौन सी में आपकी अनुच्छेद 54 के अंदर आपके राष्ट्रपति निर्वाचन है। देखो 54 में तो क्या आपकी प्रक्रिया है, और प्रणाली की बात करें तो प्रणाली किसमें आपके 55 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 54 और 55 दोनों याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं निम्न में कौन सी राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के संदर्भ में सही नहीं, ये मैं बताना है दोस्त। तो याद हो, पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि के पूर्व उत्तराधिकारी चुनाव करना आवश्यक है, बिल्कुल राइट। जब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी दूसरा राष्ट्रपति चुन के नहीं आ सकता, आ जाता, तब तक अपना पद नहीं छोड़ सकता। तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, बिल्कुल राइट। ये आपका संविधान में उल्लेख है। वैसे तो आपका जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक रहता है, लेकिन पद ग्रहण करने की 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो बिल्कुल सत्य है। निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन मंडल की बात करें अनुच्छेद 55 के अंदर है आपका। ठीक है, निर्वाचन मंडल की बात करें, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थापित किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ये गलत है आपका। ठीक है, सही नहीं है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अन्यथा कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। अभी तो बात करें आपका ऑप्शन नंबर 1 देख लो, चाहे ऑप्शन नंबर 4 देख लो, दोनों सेम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म की पहचान करो। तो असम्मिलित युग्म की पहचान करते हैं दोस्त, संवैधानिक सलाहकार BN राव थे संविधान सभा के संदर्भ में असम्मिलित युग्म। संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपके? BN राव थे, बिल्कुल राइट। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी थे, सचिव GS अयंगर नहीं थे। तो आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। तो सचिव की बात करें तो आपके SN मुखर्जी थे। कौन थे आपके? SN मुखर्जी थे, याद कर लेना। कौन थे आपके? मुखर्जी थे, SN मुखर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। संविधान के अनुच्छेद 25 यानी अनुच्छेद 25 है जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर है, के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्न में से किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता। देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता काफी बार पूछा जाता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? आपके अनुच्छेद 25 के अंदर है। किसमें? आपके अनुच्छेद 25 के अंदर है, आपके मूल अधिकार के अंदर। किसमें? आपके मूल अधिकार है, मूल अधिकार। तो किस आधार पर निर्बंधित नहीं किया जा सकता? राज्य की सुरक्षा के आधार पर, सदाचार, स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर बात करें तो लोक व्यवस्था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो आपका? राज्य की सुरक्षा। ठीक है, निर्बंधित नहीं किया जा सकता किसको लेकर? आपके राज्य की सुरक्षा को लेकर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? तो कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया? तो मोरारजी देसाई के। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के समय, या इंदिरा गांधी के समय, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन था आपका? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। ठीक है, कि जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के साथ लगना चाहिए। ठीक है, पहली बार मंत्रिमंडल का जो उल्लेख हुआ था वो भी कौन से? आपके अनुच्छेद 352 को लेकर। अनुच्छेद 352 क्या आपके? राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर। तो यहाँ पर पूछे कि मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? आपका अनुच्छेद 352 के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है? आपका अनुच्छेद 352 के अंदर मिलता है। ये किसके समय आता है? आपका मोरारजी देसाई के समय। ठीक है, और यही बात करें आपके नरेंद्र मोदी के जितने भी आपके संविधान संशोधन हुए वो सभी याद कर लेना भाई। इनके समय संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं वो सारी याद होनी चाहिए वर्तमान तक। ठीक है, संविधान संशोधन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी का 42वां संविधान संशोधन पूरा याद होना चाहिए आपको। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूरा याद होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो सबसे बात पूछा जाता है आपका न्यूनतम कार्यकाल वाला पूछा जाता है एक तो। ठीक है, इसके अलावा आपके न्यूनतम कार्यकाल वाला पूछा जाता है इनका क्वेश्चन। इसके साथ बात करें तो एक पूछा जाता है इनका परमाणु परीक्षण, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी से, तो वो भी याद कर लेना साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में फेडरल लोक सेवा का प्रावधान किया गया था? फेडरल लोक सेवा का प्रावधान किया गया था। देखो आप देखो, सीधा सा क्वेश्चन है, समझ आधारित क्वेश्चन। समझ आधारित क्वेश्चन। अब बोलोगे सर कैसे? अरे आपके सिलेबस है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके सिलेबस पता है कि नहीं उसके लिए। अब इसको जिसको गलत किया ना वो सबसे बाहर है, आउट है। क्यों आउट है? यदि आपको सिलेबस नहीं पता। देखो आपके सिलेबस में 2 ही अधिनियम है आपका, 1919 और 1935। कौन से आपके? 1919 और 1935।
ठीक है। बाकी कौन सा भी ऑप्शन आए उसको सभी को काट दो, कोई मतलब नहीं है 3 से, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ गए, समझ गए ना। तो 1919 में आपकी फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन था। 1921 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1921 में सी कमीशन आयोग की सिफारिश पर। सी कमीशन था, ज़्यादातर मुझे याद आ रहा है, सी कमीशन आयोग था, उसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, ठीक है। 1921 में, 1927 में आता है 1921 में, तो 1926 याद कर लेना, ठीक है। 1926, ठीक है, 1926 में होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से अधिनियम में इसका उल्लेख था? 1919 के अंदर। और वैसे आप कर सकते हो, यदि आपको याद भी नहीं है तो आप 3 ऑप्शन आराम से काट सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 की काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो काउंसिल ऑफ स्टेट के जो सदस्य थे उनका कार्यकाल कितना था आपका? 1935 की बात करिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9 वर्ष था, ठीक है। 1935 के अधिनियम की बात करें तो भारत के संविधान में 280 प्रावधान लिए गए। भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में आपके 1935 के अधिनियम से 280 प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। तो देखो 1935 की बात करें तो 1935 की बात करें 1935 में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी। देखो मैं जैसे शॉर्ट बताना चाहूँ आपको याद होने के लिए। देखो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी आपकी, अखिल भारतीय संघ, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। इसके साथ बात करें आपके प्रांतों में स्वायत्ता दी गई थी। प्रांतों में स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत दी गई थी आपकी? 1919 के तहत। वहीं बात करें केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन था, 1935 में केंद्र में द्वैत शासन आ गया था। द्वैत शासन जो सीधे पूछे जाते हैं। संघीय न्यायालय पूछा जाता है आपका, संघीय न्यायालय की स्थापना किस, संघीय न्यायालय की स्थापना पूछ जाती है कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है। वही बात करें आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया था आपका 1935 के अधिनियम में। ये 5 टॉपिक ऐसे जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। निर्वाचन 1935 के अधिनियम की बात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि 1935 का अधिनियम लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 1937 को। कब हुआ था आपका? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, ठीक है। वही संघीय न्यायालय की बात करें तो संघीय न्यायालय पूछा जाता है, इसकी डेट पूछी जाती है 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। कब की? 1937 में स्थापना हुई थी। वही 1 अक्टूबर 1937 से इसने काम करना शुरू किया था। 1 अक्टूबर 1937 से में इसने काम करना शुरू कर दिया था। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो अभी काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। आपके 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान में। कितने आपके? 6। उनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है इनमें से। तो 21 की बात करें आपकी, देखो बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में है, ठीक है। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP भी है। आम आदमी पार्टी अभी नया नवीनतम दर्जा इसी को दिया गया था, तो ये भी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कौन सी आपकी? अरे हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? प्रतीक चिन्ह आपका बोतल। कौन से राज्य की पार्टी है? राज्य पूछे तो आपके राजस्थान, ठीक है। वर्तमान में चर्चा चल रही है इसका प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया जाए? प्रदेशाध्यक्ष 1-2 दिन में इसका प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा। राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक पार्टी है इसके आगामी 2-3 दिन में अब इसका प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो वो भी याद कर लेना। वर्तमान में तीसरा जो प्रमुख तीसरा है वर्तमान देखो राजस्थान में बात करें, वर्तमान राजस्थान में जो तीसरा प्रमुख दल है वो कौन सा आपका? वो आपका दल, वो कौन सा आपका? बाप। कौन सा दोस्त? बाप याद करना, भारतीय आदिवासी पार्टी। राजकुमार रोत को याद कर लेना, पूछा जाएगा सीधा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 22 देखते हैं दोस्तों। 22 क्या आपका? निम्न में से कौन सी प्रदर्शनकारी दबाव समूह है? प्रदर्शनकारी दबाव समूह है, काफ़ी प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान में तो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं भाई, कल से तो जोश में, ऐसा है भर्ती रद्द होने के बाद में तो जोश में है, ठीक है। अंजुमन तारीकी ए उर्दू दबाव समूह नहीं है, ठीक है। प्रदर्शनकारी दबाव समूह नहीं है। भूदान आंदोलन ये भी एक आपका प्रदर्शनकारी आपकी दबाव समूह नहीं है। आपका यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ये आपका प्रदर्शनकारी दबाव समूह और पूछा जा सकता है। असम या पूर्वोत्तर राज्य वाली आपकी दबाव समूह है और इस बार पूछा जा सके, क्योंकि मणिपुर वगैरह उधर काफ़ी हिंसा का सामना किया गया था। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन बनते ज़्यादातर जो चर्चा के संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका? निम्न में से भारत के किस समूह का सदस्य नहीं है? देखो निम्न में से भारत किस समूह का सदस्य नहीं है? तो MICR का सदस्य है क्या भारत?
बताओ भाई कमेंट के अंदर दो। तो बिल्कुल है, आस्ट्रिया समय भी है, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का समूह नहीं है। अभी भी आपको न्यूक्लियर सप्लायर का समूह का सदस्य नहीं बनाया गया भारत को, क्योंकि इन्होंने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, कौन सी पर? सीटीबीटी, एनटीबीटी, दो जो परमाणु के लेकर आपका प्रसार को लेकर जो संधियाँ होती है, उन पर भारत ने अभी तक कोई हस्ताक्षर नहीं किए। वायुसेना व्यवस्था के सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तथा उद्योग 4.0 को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने हेतु किन केंद्रों की स्थापना की गई? सक्षम उद्योग केंद्र, उन्नत उद्योग केंद्र, समर्थ उद्योग केंद्र, विनिर्माण उद्योग केंद्र। तो चॉइस का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका समर्थ उद्योग केंद्र। किसकी स्थापना की गई? आपकी समर्थ उद्योग केंद्र की स्थापना की गई है। 25 की बात करते हैं दोस्तों। एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों हेतु लॉन्च किए गए आपके ट्रेड प्लेटफॉर्म का पूरा नाम क्या है? ये मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि इसकी फुल फॉर्म पूछेगा कलाम। ठीक है, तो वो पूछ लिया ना ट्रेड की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्त? उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिसकंटिन्यूइंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर देखो विचार करते हैं। भारत ई कॉमर्स बाजार की वर्ष 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। तो ये $150 होने की उम्मीद है, बिल्कुल सत्य कथन है। वर्तमान में भारत के ई कॉमर्स बाजार की वैश्विक ई कॉमर्स बाजार में हिस्सेदारी 1.5% है। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी? काफ़ी पूछा जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने काफ़ी दबाव बनाया भारत के ऊपर। फिर भी आपकी वैश्विक ई कॉमर्स की बाजार में हिस्सेदारी कितनी है? आपकी 1.5% है। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अंदर। तो राइट आंसर होगा इसका, दोनों से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में लोक देवी देवताओं के संदर्भ में सही कथन है। लोक देवी देवताओं के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है भाई, बता देंगे अभी। इनमें विश्वास रखने वाला अधिकांशतः वह वर्ग था जो युद्ध प्रिय था तथा इसके जीवन का आधार कृषि कार्य था। बिल्कुल राइट। ठीक है, लोक देवता जैसे आपके तेजाजी थे, कृषि कार्य में जान जाते थे। संत धन्ना को आप जानते हो। ठीक है, धन्ना किसमें थे? आपके कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। मल्लिनाथ जी, ठीक है, देखो मल्लिनाथ जी जो आपके बाड़मेर में, हड़बू जी आपके बैक्टी, रामदेव जी आपके लुणीजा आदि जीवन गौ रक्षा के लिए प्रकरणों से जुड़ा था नहीं। इनका गौ रक्षा से नहीं था प्रकरण। जैसे गौ रक्षा के संबंधित बात करें तो गौ रक्षा की बात करें तो जैसे आपकी तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी, सॉरी रामदेव जी नहीं, आपके गोगा जी, गोगा जी, इनका संबंध था आपका। काफ़ी बात पूछ जाती है गोगा जी, देवनारायण जी आ सकता है, देवनारायण जी। तो इन चार पांच देवता है, इनका संबंध था गौ रक्षा से। काफ़ी पूछा जाता है कि गौ रक्षा, जैसे तेजा जी ने किनकी रक्षा? गुजरी गायों की रक्षा की थी। बाबू जी ने देवल चारणी गायों की रक्षा की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, रामदेव जी, इनका संबंध नहीं था आपका गौ रक्षा से। तो ये गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, सत्य पूछा है, असत्य पूछा है। तो सत्य पूछा है मैं, तो सही कूट पूछा था ना, सही कूट। तो सही कूट कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था आपका? 27। तो 27 में आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। निम्न में से मारवाड़ा प्रगनाली विगत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखो मारवाड़ा प्रगनाली विगत है, इसके लेखक कौन है आपके? वो आपके बाकीदास, मूणत नियंसी, दयालदास या डूसाडा। तो कौन है आपकी? रात ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ा प्रगनाली विगत भी बोलते हैं, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? इसका राजस्थान का गजेटियर भी बोलते हैं, राजस्थान का गजेटियर भी बोलते हैं। मोहन तो नैन से क्या बोला जाता है आपका? राजस्थान का अबुल फजल, राजस्थान का अबुल फजल भी बोला जाता है, अबुल फजल भी बोला जाता है। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस दुर्ग को बख्तर बंद दुर्ग की संज्ञा दी गई? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा। और जो अबुल फजल उनका कथन भी है, ये दुर्ग आपके बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो रणथंभौर दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है, शाहबाद दुर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर? आपकी वर्तमान सवाईमाधोपुर। कुंभलगढ़ कहाँ पर? आपके राजसमंद के अंदर, कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, सिवाना कहाँ पर? आपके बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, जालोर दुर्ग की कुंजी है, जालोर दुर्ग की कुंजी है। ठीक है,
अधिकार आपके अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर आपके AK ने अधिकार किया था। ठीक है, वही बात है सिवाना दुर्ग को बोलते हैं आपके मारवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ की शरण स्थली, या संकटकालीन राजधानी बोल सकते हैं, या संकटकालीन राजधानी। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर आपके 12 के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपके। 30 देखिए दोस्तों, 30 क्या आपका निम्न में से चित्रकार चित्रशैली कौन सा युग्म से सम्मिलित नहीं है, से सम्मिलित नहीं है, ये मैं पूछा है क्वेश्चन। साहिबुद्दीन कहाँ से आपके, जयपुर से क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा। साहिबुद्दीन आपका मेवाड़ भी आता है, आपका मेवाड़ में है। ठीक है, जगत सिंह के समय थे, रागमाला सेठ का निर्माण किया था जगत सिंह के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निहाल चंद किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ आपकी अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद। बनी ठनी चित्र सुना होगा आपने, बनी ठनी चित्र। सावंतदास का नाम सुना होगा, सावंतदास यहाँ के थे, किशनगढ़ के राजा थे। बनी ठनी का चित्र बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। नानाराम मेवाड़ के थे, जमुना दास आपके अलवर के थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से छोटे बच्चों की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। छोटे बच्चा है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर गाए जाने वाले गीतों क्या, धेनगड़िया, छीड़ा, हर रो हिंडोलो, छेड़ा। तो 31 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, छेड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, छेड़ा। जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके गाए जाने वाले गीतों क्या बोलते हैं आपके, छेड़ा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। लक्षण कला, ठीक है, वास्तुशास्त्र के प्रकांड फर्ग्यूसन व हेवल स्मिथ ने राजस्थान के किन मंदिरों के बारे में लिखा है कि इन मंदिरों को समता हिंदुस्तान में कोई इमारत नहीं कर सकी, यह भारतीय ज्ञान और सभ्यता के सच्चे प्रतीक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा, आबू के देलवाड़ा मंदिर, रणकपुर के मंदिर, उदयपुर के एकलिंग मंदिर, बारडोली के मंदिर। तो आपके आबू के देलवाड़ा मंदिर है, उनको सच्चे प्रतीक बताया, आपकी सभ्यता के सच्चे प्रतीक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस मेले को आदिवासी का कुंभ कहा जाता है। देखो आदिवासी का कुंभ किसे कहा जाता है, आपके बेड़ेश्वर धाम मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर, नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, 12 के अंदर। ठीक है, पुष्कर मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, अजमेर के अंदर। केसरिया जी का मेला कहाँ पर पड़ता है आपका, उदयपुर के अंदर। तो आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों का कौन सा आपका, बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। वही बात करें बेणेश्वर धाम की बात करें हम, तो बेणेश्वर धाम की बात करें दोस्तों, बेणेश्वर धाम का जो निर्माण है वो किसने कराया था, आपके निर्माण करवाया था आपके संत माओ जी ने। किसने करवाया था, आपके संत माओ जी ने। ठीक है, जो किससे संबंधित है, आपके निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित थे, निष्कलंक संप्रदाय से थे, सर्वधर्म व्यापी थे आपके। इन्होंने क्या लिखे थे, चौपड़े लिखे थे, जिनमें से एक चौपड़ा किसने लिखे, आपके चौपड़े लिखे थे। और चौपड़ा जिनमें से कितने लिखे थे, 5, जिनमें से एक चौपड़ा किसने लिखे, आपके मराठा। एक कौन लेके आपका, मराठा। पूछा गया क्वेश्चन था ये। ठीक है, मराठा। ठीक है, वही बात करें आपके त्रिवेणी संगम पर, आपके कौन से त्रिवेणी संगम पर, आपके सोम, माही और जाखम। वही बात करें आपका बेणेश्वर धाम की बात करें, कब लगता है आपका, माघ पूर्णिमा को। कब लगता है दोस्त, आपके माघ पूर्णिमा को। ठीक है, आदिवासी का कुंभ हो गया। शहरिया जो सीताबाड़ी आपके शहरिया जाति का कुंभ, आपका शहरिया जाति का कुंभ बोला जाता है आपका सीताबाड़ी का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से तिमणिया आभूषण महिलाओं को किस संग में धारण किया जाता है। देखो पिछला आपने यदि फाइनल टेस्ट 3 देखा है तो मैंने आसानी से बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से। फाइनल 3 में बताया था मैंने, हर कमर के, गला के, कान के और हाथ के चारों के ऑप्शन बताए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गला का। तिमणिया आभूषण गला में पहना जाता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने व्याख्या की थी वही। 35 देखिए, निम्न में से गिद्दड़ नृत्य मैंने बताया था सेकावटिम किया जाता है, आसानी से बताया था सेकावटिम किया जाता है। कब, आपके होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, झांझ, नंगाड़ा, मादल या संगी। तो यहाँ पर 35 का मैंने उस टाइम बता दिया था, तो कौन सा आपका, नंगाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे किए ना पेपर एनालिसिस, यदि आपने अच्छे से किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं आता। कौन सा त्यौहार है जो भाद्रपद माह में नहीं आता। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी अभी थी 2 दिन पहले, पिछले बुधवार को ही। निडर नवमी, गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी। तो गोगा नवमी आती है। 36 की बात करें तो आपका कौन सा नहीं आएगा, आपका निडरी नवमी नहीं आती। ठीक है,
जो आपकी निर्णय नवमी है, नेवला है, वो कौन से माह में आती है? आपकी श्रावण में आती है क्या? श्रावण माह में आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय अध्यक्षता में लाए गए यूएन प्रस्ताव 85-89 का संबंध है। 85-89 का संबंध है किससे है भाई? आपका संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। 1857 के विप्लव केस में, देखो 1857 के जो विप्लव हुआ था केस में अजमेर मेवाड़ा का नागरिक प्रशासन कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। तो अजमेर मेवाड़ा का जो नागरिक प्रशासन ना वो कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है। 1857 क्रांति के समय अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के 2 सैनिक टुकड़े तैनाती, बिल्कुल तैनाती, ठीक है। तो कोर्ट की सहायता सही की बात करें तो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी डीप का क्वेश्चन है। अब आजकल क्रांति में भी काफ़ी डीप पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान भी देना आप, यदि आ सकता है, यदि एग्जाम में चांस हो। बाकी आपकी पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित आएगा, कौन सी क्रांति से कौन सा नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन सी छावनी ने पहले विद्रोह किया, सबसे ज़्यादा विद्रोह कहाँ पर हुआ, इस प्रकार से पूछा जाता है। कौन सी छावनी से संबंधित, उस समय कौन सी रियासत का कौन सा राजा था, ठीक है, किस राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ सहायता की, कौन से सामंत ने क्रांतिकारियों की सहायता की, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो निकाले ही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, बाकी हमने सभी आपको अच्छे से एनालिसिस करवाए हैं। तात्या टोपे और अमरचंद भाटिया दोनों को याद कर लेना, वो भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। 39 की बात करते हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पिछले टॉपिक में मैंने आराम से बताया था आपको, पिछला फाइनल टेस्ट हुआ था तब। देखो कालीबंगा सभ्यता समझने में कथनों पर विचार करें, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन यानी कौन सा गलत है ये हमें बताना है 39 में। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति के चिन्ह केवल पश्चिमी टिल्ले के निचले स्तर पर मिले, तो बिल्कुल सत्य है। कौन से आपके चिन्ह केवल पश्चिमी टिल्ले के, 2 टिल्ले, एक पश्चिमी एक पूर्व में, तो पश्चिम केवल पश्चिमी टिल्ले के निचले स्तरों में मिले, बिल्कुल राइट। क्योंकि 5 स्तर में इसकी खुदाई कितने स्तरों में हुई आपकी? 5 स्तर में। 2 कौन से आपके? प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता, और 3 कौन से आपके? हड़प्पा सभ्यता कालीन, ठीक है, सारे पूछ जाते हैं। कालीबंगा में नगर निर्माण शतरंज पट्ट के समान है। किसके समान? आपके शतरंज पट्ट के समान है, बिल्कुल राइट। जिससे प्रत्येक मकान का निकास कम से कम 2 या 3 मार्गों से होता है, बिल्कुल। यहाँ से मिली अग्निवेदिका गोलाकार और पक्की ईंटों से निर्मित नहीं, गोलाकार और पक्की ईंटों से नहीं है, कच्ची ईंटों से निर्मित है। कैसे आपकी? कच्ची ईंटों से। और कैसे आपकी? गोलाकार नहीं, आपकी चतुर्भुजाकार। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कितनी अग्निवेदिकाएं मिली? यहाँ से 7 मिली है। कितनी आपकी? 7। ये यहाँ से मिली मर्ण मूर्तियों में एक मूर्ति आक्रामक सांड की, बिल्कुल सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 40। अलाउद्दीन खिलजी राजपूताना पर विजयों का सही क्रम, देखो मैंने सभी बताया। रणथंभौर पर 1301 में था, चित्तौड़ पर आपका 1303 में था, सिवाना पर 1308 में था। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार 1311। तो देखो भाई आपका 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। मानसिंह कच्छावा को मुगलों की अधीनता में सर्वप्रथम रणथंभौर के घेरे में अपनी चतुरता दिखाने का मौका मिला, बिल्कुल राइट, ठीक है। सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए गए थे आपके सुरजनहाड़ा। सुरजनहाड़ा ने आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। कौन थे आपके? सुरजनहाड़ा ने। सुरजन था या सर्जनहाड़ा? सुरजनहाड़ा थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। मानसिंह के नेतृत्व में होता ये, ठीक है, मानसिंह उनके साथ गए थे, तो बिल्कुल सत्य है। हल्दीघाटी युद्ध यानी 1576 में आपका हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, ठीक है। कि अनुसार मानसिंह कच्छावा को सम्राट द्वारा खाचीवाड़ा का हाकिम बना कर भेज दिया गया। तो हो सकता है खाचीवाड़ा, मैंने तो पहली बार सुना है क्वेश्चन, लेकिन 1577 में हल्दीघाटी के बाद आपको खाचीवाड़ा भेज दिया गया था, ठीक है। तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पर बात करें तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा गया, ये काफ़ी डीप है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। ऑथेंटिक बुक का क्वेश्चन है ये। हिंदी गणित अकादमी की हरि सिंह मोहन सक्सेना की किताब उठा के देखना, वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट को बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। ओसिया के वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्त? वो कराया था आपके वत्सराज ने, ठीक है। किसने कराया था वराह मंदिर का? ठीक है, वत्सराज ने। महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है आपका। महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? आपके वत्सराज ने। किससे संबंधित? आपके गुर्जर प्रतिहार कालीन से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार कालीन। वही पूछे वराह मंदिर आपके अजमेर में पूछे, तो अजमेर में किसने कराया? अनुराज ने। ये किससे संबंधित? आपके चौहान वंश। ये भी याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट। 43 देखिए दोस्तों। 43 क्या आपका? राणा सांगा ने रणथंभौर पूछने पर किसके ने बाबर के आयुओं से छीने गए शाही छत्र और डेरों को भेंट किया था? चंद्रराव
चंदाव चंदाव के राव माणिकचंद चौहान ने। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, काफ़ी डीप क्वेश्चन था ये भी। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। तो आपके चंदाव राव थे आपके माणिकचंद चंदाव। आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा ने आपके राणा सांगा जब सही घायल होते शहीद के आपके घायल होते, तो घायल होने पर इन्होंने युद्ध से बाहर निकला था। राम मालदेव इनकी सहायता के लिए गए थे, और रायसेन के सहदेव तंवर ने क्या दिया था, इन्होंने धोखा दिया था, धोखा, ठीक है। और बाबर के पास से राणा सांगा का दूत बनकर भी गए थे। क्या बनकर गए थे आपके? दूत बनकर भी गए थे। काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। 44 की बात करें, कल्याणपुरा, उमाजी का खेड़ा, माझी साहिब का खेड़ा आदि गांव किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? उमाजी का खेड़ा तो मेरा सुना हुआ है, तो किससे जुड़े होते हैं भाई? उमाजी का खेड़ा जुड़ा होता है आपका बिचौलिया किसान आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर दो। और राजस्थान का प्रथम सुव्यवस्थित आंदोलन आप सभी को पता है, सुव्यवस्थित आंदोलन, सर्वाधिक लंबा चलने वाला आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ठीक है, 43 वर्षों तक चला था लगभग। ये भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी 1921 में होता। बूंदी की आपकी दो शहीद होती है आपकी, नानक भील और देवा गुजर, नानक भील और देवा गुजर, काफ़ी बार पूछा जाता है। शेखावटी का आपका 1922 में शुरू हो गया था शेखावटी आंदोलन, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके आपकी इंग्लैंड के जो वहाँ पर थी संसद, वहाँ पर भी शेखावटी आंदोलन की चर्चा होती है। ये क्वेश्चन सभी पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। ये बिजोलिया आपके तीनों चरण याद होनी चाहिए आपको। देखो सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आजकल इतने ज़्यादा पढ़ चुके हैं दोस्त लोग कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन, ये तो सभी आपके आंगलियों पर याद होने चाहिए, होंगे ना। 45 की बात करते हैं दोस्तों। 45 क्या है? देखो, गोविंद लाल याज्ञिक, धूलजी, मोतीलाल जाड़िया, चिमन लाल, सिद्ध शंकर आदि प्रजामंडल का आंदोलन किससे थे? झालावाड़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा प्रजामंडल। तो सबसे पहले बात करें हम झालावाड़ प्रजामंडल की। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1946 में मांगीलाल भव्य। कौन थे आपके? मांगीलाल भव्य के नेतृत्व में इसकी स्थापना थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी तो कब हुई थी आपकी? 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 में। कौन थे आपके? अमृतलाल पाठक, अमृतलाल, याद कर लेना। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करें, इनकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 में। किसने की थी आपकी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। वही बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। किसने की थी आपकी? भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या, सभी याद कर लेना, ठीक है। 1944 में भोगीलाल पांड्या ने, बांसवाड़ा 1945, प्रतापगढ़ 1945, झालावाड़ सबसे अंतिम में 1946 में थी, 1947 में आज़ाद हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1946। भारत सरकार ने भरतपुर राज्य प्रशासन सुपुर्द करने के बाद भारत सरकार ने भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका SN सप्रू। ऑप्शन नंबर ए के आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात करते हैं दोस्तों। 47 के आपका, ऐसे उदाहरण तो है कि पिता ने पुत्र को देश की बलिवेदी पर चढ़ने को भेज दिया, परंतु मेरे सामने केसरी सिंह का यह पहला उदाहरण है जिसने अपने पुत्र के साथ जमाता को भी आगे कर दिया। उक्त कथन केसरी सिंह भाट की किस विषय पर जमनालाल बजाज, विपिंदर चंद्र पाल, विनायक दामोदर सावरकर या रास बिहारी बोस? तो किसने दिया था भाई ये? तो 47 में हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस ने ये बात की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो, विकास के क्वेश्चन यानी मनोविज्ञान क्वेश्चन आगे। विकास पूरा अनुमेय होता है, बिल्कुल, ठीक है। विकास वर्तुलाकार होता है, बिल्कुल। सत्य संचय प्रक्रिया होती है। देखो, विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये सामान्य से विशिष्ट होता है। मैंने विकास के क्वेश्चन करवाए MCQ प्रीवियस ईयर के, आप देख सकते हो, सामान्य से विशिष्ट होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ बहुत ही शानदार के तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। मैस्लो द्वारा प्रदत्त आवश्यकता सोपानिकी का सर्वोच्च चरण है। तो मैस्लो द्वारा आवश्यकता सोपानिकी बताई थी, 5 चरण बताए थे इन्होंने। कितने बताए थे आपके? 5 चरण, ठीक है। उनमें आपका सोपानिकी सबसे ऊंचा तो वो कौन सा था आपका? समान आत्मसिद्धि। कौन सा था? आत्मसिद्धि था। समानता कौन सा था भाई? आप बताओ, ठीक है। जैविक था, आत्मीयता था या समान था? तो 49 की बात करें तो कौन सा हो जाए आपका? आत्मसिद्धि। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैस्लो के जो आवश्यकता सोपानिकी सिद्धांत है उसके 5 चरण भी याद होने चाहिए, ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर, ठीक है। त्रिभुज के अंदर याद होनी चाहिए आपको, ये त्रिभुज मैंने बताया होगा, ठीक है। 5 चरण। नेक्स्ट देखो बात करते
स्पेंसर के वर्गीकरण का प्रदत्त गुण नहीं है, स्पेंसर है उसके वर्गीकरण का प्रदत्त गुण नहीं है, ये हमें बताना है। राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या आर्थिक, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के हमने समझने के प्रयास किया था। अगली क्लास अपनी कल होगी, अगली क्लास अपनी कल होगी, ठीक है। और उसमें हम 50 क्वेश्चनों को करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, एनालिसिस यानी विश्लेषण करेंगे प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए। इसी प्रकार से आज क्या है वैसे प्रकार से क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और साथ साथ यदि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आगे जो वैकेंसी है आपकी नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए और भी बेहतरीन करेंगे। पिछले 4-5 दिन से तबीयत खराब थी, ठीक है, मैं सच बता देता हूँ आपको, हमेशा बताता हूँ वही, ठीक है। उसकी वजह से अपनी क्लास नहीं हुई, वरना नाथ पब्लिकेशन और कर लेते। अभी मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ, अभी एक क्लास और आई जाएगी आपकी 9 बजे, ठीक है। 9 बजे एक क्लास और आएगी जिसमें हम मानवाधिकार क्वेश्चन करेंगे, यानी पॉलिटिकल तो पूरी कर लेते हैं 5-6 दिन के अंदर, जितने टॉपिक बचे हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी भी क्लास नहीं है, आपने देखा होगा यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और आप ही इन चीज़ों का ध्यान रखें, मौसम से इस टाइम पर एग्जाम से पहले बीमार होना भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाता है, सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को आप भी बिल्कुल प्रिपेयर रहे, ठीक है। फालतू काम नहीं करें, बरसात में भिजने का काम नहीं करें, ठीक है। ठंडे मौसम को कूलर वूलर बंद कर दीजिए, ठंडे मौसम में कूलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम पर ध्यान रखते हुए उस प्रकार से निर्णय लें। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम के अंदर। टेलीग्राम का नाम अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, इसी के साथ समाप्त करते हैं।